न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। नरेंद्र मोदी की सरकार किसी तरह से बन गई है। बनी ऐसी कि संसद में जब एनेक्सी में तमाम पार्टियां जुटी एनडीए की, उसी वक्त में मोदी का नारा खत्म हो गया और एनडीए का नारा शुरू हो गया। यहीं से, इसी पल से नरेंद्र मोदी भी ये पूरी तरह से भाप गए और ये जान गए कि इस बार वो कुछ नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। अब बहुत कुछ बदल चुका है। अब तस्वीर ये है सामने कि नरेंद्र मोदी के लिए अगले आने वाले 10 दिन बहुत ज़्यादा अहम है। ये 10 दिन अहम इस नज़र से हैं क्योंकि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले उन्हें मंत्री बना दिया गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री भेज दिया गया है, जो कि वो पहले भी थे। एक बार फिर से उन्हें वही थमा दिया गया है। हालांकि जेपी नड्डा के कार्यकाल को लेकर बीजेपी के तमाम नेता खुद ये कहते हैं और अक्सर ये चर्चा करते दिखते हैं कि वो एक पपेट राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नजर आए। तमाम तरह की तस्वीरों में जहां जहां जेपी नड्डा को कोई भी मीटिंग या कोई गठबंधन की बात करनी थी, तो उस वक्त में हर जगह पर अमित शाह बैठे दिखाई दिए। अमित शाह की ये मौजूदगी बताती रही कि जेपी नड्डा सिर्फ चेहरे के तौर पर है। अमित शाह ने ये काम बड़ा खुलकर किया। उन्हें किसी का जैसे डर नहीं, पार्टी के प्रोटोकॉल की भी ज़्यादा कोई चिंता नहीं। इस तरह से उन्होंने जेपी नड्डा को अपने बाजू में बिठाकर तमाम काम तमाम कर लिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब ये 10 दिन नरेंद्र मोदी के लिए भारी कैसे हो सकते हैं। तो भारी इस नज़र से हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर बड़ी नज़र है। क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो बहुत कुछ तय करने वाली है। दो तरफ से नाम आ रहे हैं। आपने बीजेपी के तमाम नामों को तो देख ही लिया है, जिसमें अनुराग ठाकुर की भी नाम उठा, सुनील बंसल और विनोद तावड़े का भी नाम आरएसएस की तरफ से जैसे उठा। उसके अलावा अगर बात करें, स्मृति ईरानी तक का नाम उठा। लेकिन ये बात, पूरी तस्वीर जो है नहीं कंप्लीट। इस तस्वीर में बहुत कुछ बदला हुआ है। इस तस्वीर में बड़ी बात ये बदली हुई है कि आरएसएस इंतज़ार कर रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किस व्यक्ति को बिठाते हैं। वो व्यक्ति जो पूरी तरह से आरएसएस का हो सकता है कि उसका बीजेपी से कभी कोई लेना देना ही ना रहा हो। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अब बीजेपी को आरएसएस खुद चलाना चाहती है, उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है। बीजेपी को चलाने के लिए आरएसएस की यह मंशा अब साफ हो चुकी है। जिस तरह से मोहन भागवत को आपने बहुत ही कम जगहों पर बोलते देखा होगा, इस बार जब मोहन भागवत बोले तो ये अपने आप में इतिहास में दर्ज हो गया। क्योंकि जो कुछ भी वो बोले, वो सामने जिस पर निशाना करते हुए बोले, ये पूरा देश समझ गया। उनको तो समझ आ ही गया होगा। ऐसे में ये मानकर चलिए कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो भी व्यक्ति आएगा, उस पर आरएसएस की बड़ी नज़र है। आरएसएस के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति वहां आ जाता है, अभी फिलहाल आरएसएस ने भी अपनी तरफ से कुछ नाम चुने हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को दिए नहीं हैं। नरेंद्र मोदी के पास वो खबर है, लेकिन अगर वो उनके नामों में से किसी को ना बनाकर अपने ही नाम पर, यानी कि अपनी ही मर्जी के नाम पर किसी को बना देते हैं, तो फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये दूसरी बार ऐसा होगा। चुनाव के परिणाम आने के बाद ये दूसरी बार ऐसा होगा। आप कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का तो अभी तक खुलकर कोई जिक्र ही नहीं आया, दूसरी बार कैसे हो सकता है। तो दरअसल पहली बार जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, उस वक्त जब आरएसएस ने अपने कुछ नाम दिए, तो वो नाम कंसीडर नहीं किए गए और नरेंद्र मोदी ने अपनी मर्जी से पूरा मंत्रिमंडल बना लिया। अब उनके अलायंस भले ही उसके साथ में शांत रहे, क्योंकि उन्हें अपने राज्यों के लिए बड़े पैकेज चाहिए, तो उनके साथ डील क्लियर है। लेकिन आरएसएस को यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कतई तवज्जो नहीं दी। आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच की लड़ाई अभी खुलकर सामने आ चुकी है, ये तो सब जानते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी, जो कि आरएसएस के कोई काम नहीं कर रहे थे, उस स्तर पर जाकर, खास तौर से अगर बात की जाए मोहन भागवत की, नीचे के स्तर पर तो बहुत सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन उस स्तर पर नहीं हुआ। दत्तात्रेय होसबोले के साथ में भी नरेंद्र मोदी की अच्छी बातचीत चलती रही, लेकिन मोहन भागवत, जो कि नरेंद्र मोदी के ही साथ उसी साल पैदा हुए, दोनों की जन्म तिथि में सिर्फ 1 महीने का अंतर है, लेकिन यहाँ पर अंतर इस वक्त विचारों का बहुत बड़ा आ चुका है। क्योंकि
मोहन भागवत जिस तरह से काम कर रहे हैं इस वक्त, वो कई बार नरेंद्र मोदी को कुछ ऐसी चीज़ें कह चुके हैं जो कि नरेंद्र मोदी ने स्वीकार नहीं की है और अपनी मर्जी से काम किया है। और ऐसे में अब मोहन भागवत खुलकर सामने आ चुके हैं। चुनाव के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने भी मोहन भागवत को इशारों इशारों में धमका दिया था कि अगर वो मुंह खोल देंगे तो ना जाने क्या क्या सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ से फिर नड्डा भी बोल पड़े थे कि उनको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। तीसरी तरफ नागपुर की जो विजिट थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले चरण के बाद, वो भी पूरी तरह से बेकार हो गई थी। उसके बाद में आरएसएस इस पूरे दौरान चुप रही, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद मंत्रिमंडल का बंटवारा होते ही उसी दिन रात को मोहन भागवत ने बोलना शुरू कर दिया। ये इशारे और ये शब्द और ये तमाम तरह की धमकी सीधे सीधे तौर पर पहुंच गई जहां पहुंचनी थी। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं दूसरी बार का कि यहाँ पर इस बार किसको वो राष्ट्र अध्यक्ष बनाएंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए इन्होंने आरएसएस के मुताबिक कोई नाम नहीं चुना तो फिर यहाँ पर बड़ा युद्ध होगा। खास तौर से अगले 10 दिन इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि अब 24 तारीख से सदन में तमाम सांसद जो हैं वो आएंगे, ओथ की प्रक्रिया होगी और ये कुछ दिनों का जो सदन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बीच में दिल्ली में बहुत हलचल होने वाली है, दिल्ली बहुत हिलने वाली है। यूँ कहें कि दिल्ली के इस भूकंप के बारे में तमाम स्थितियां अभी अप्रत्याशित हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है दिल्ली में इस दौरान। जितने भी सांसद, जितनी भी पार्टी चुनाव जीती हैं, सब दिल्ली में आ चुके होंगे और दिल्ली उस वक्त एक नई तस्वीर देखने जा रही होगी। नई तस्वीर इस लिहाज से कि नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, वो कैसे अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। नंबर 1, अगर वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो फिर उनकी कुर्सी को कौन हटाने वाला है, ये देखना होगा। आरएसएस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन जो बीजेपी इसी दौरान करने वाली है, उस पर वो अपनी नज़र रखे हुए हैं। अगर यहाँ पर उनके मुताबिक ये काम नहीं हुआ तो फिर आरएसएस कितना बड़ा गेम खेलने वाली है, इसका शायद आपको भी अंदाज़ा भी नहीं है। इस वक्त तमाम तरह की तस्वीरें आपको सामने दिखाई दे रही हैं। आरएसएस ने अपने अलग अलग तरह से अपनी विंग्स को ऐसे मजबूत कर दिया है जिससे कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह घिर चुके हैं। अगर आज उनके साथ कोई बैठा है तो सिर्फ उनकी अपनी इमेज ब्रांडिंग जो कि अब ढलती दिखाई दे रही है, और अमित शाह। इसके अलावा इस वक्त उनके पास ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सांसदों की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनके जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह की बात की जाए या फिर नितिन गडकरी की, इनके साथ बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो कि हमेशा से मजबूती बनाए हुए हैं। आपको याद होगा वो वाकया जब पार्लियामेंट्री कमेटी से नितिन गडकरी को बाहर किया गया था, तो उस वक्त भी उन्होंने सीधे सीधे ये धमकी दे दी थी कि किस तरह से अच्छी खासी संख्या बल उनके साथ है। आज की तारीख में ये देखना होगा कि इस दौरान दिल्ली में और क्या तब्दीली देखने को मिल सकती है। अगले 10 दिन में ये तस्वीर साफ हो सकती है कि नरेंद्र मोदी क्या वाकई में इस वक्त अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, और उनकी कुर्सी राष्ट्र अध्यक्ष के पद की कुर्सी के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये बात आरएसएस की उन्होंने नहीं मानी तो यहाँ पर उसका बवाल जो है, ये कहें कि उसका भूकंप जो है वो सीधा नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हिला देगा। ऐसे में विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वो अपने गणित में लगा हुआ है और उनका गणित अलग तरीके से इस बार काम कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से लगातार उन्होंने नरेंद्र मोदी को काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग किया, ऐसा लगता है, क्योंकि अब उनकी भी चाल का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। ना जाने कब और कहाँ किस तरह का भूचाल सामने निकल कर आए। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी इस वक्त चौतरफा घिरे हुए हैं। देखना ये होगा कि अगले 10 दिनों में उनकी कौन सी रणनीति उनका साथ दे पाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।